नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम फंडनामा में। मैं हूं पंकज मटपाल। जैसा आप जानते हैं कि फंडनामा में हम आपकी मुलाकात कराते हैं फंड हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट से, फंड मैनेजर से, और इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं क्वांटम म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर चिराग मेहता से। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिराग जी, आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे, बट इससे पहले कि इसी फंड की बात करें, मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल मार्केट को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, और इक्विटी मार्केट में क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, तो आगे मार्केट कैसा लग रहा है? जी, इक्विटी मार्केट में हमने काफ़ी शार्प रैली देखी है। मार्केट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे जो वैल्यूएशन कंफर्ट पहले था, यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है, मगर हैविंग सेड दैट अपॉर्चुनिटी अभी भी पॉकेट्स में है। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर, फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, अभी भी वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है। हर एक मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट अभी देख रहा है कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या होंगे। एक होप है कि ट्रेड डील होने के बाद, यूएस के साथ ट्रेड डील होगी और उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग किक स्टार्ट करेंगे, और उसके वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो प्राइवेट केपेक्स शुरू होगा इंडिया में। सो दैट इज़ द ब्रॉड एक्सपेक्टेशन दैट मार्केट्स हैव टुडे ऑन द इकोनॉमी। और दूसरा चीज़ है, टेल विंड्स है इन टर्म्स ऑफ जो हमने टैक्स कट्स देखे थे अर्लियर, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग इनकम टैक्स। सो वो एक पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स एबिलिटी कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक जो ग्लोबल अनसर्टनिटी रिलेटेड इश्यूज है वो जब भी सेटल डाउन होंगे, आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर गोइंग फॉरवर्ड, और वहाँ से टेल विंड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स शुरू हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं अब तक वी हैव नॉट सीन दैट हैपन। इसके वजह से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़े सबड्यूड है और मार्केट्स गिवन ऊपर चले गए हैं। सो फ्रॉम अ ग्रोथ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव थोड़ा सा अभी मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है, बट अगेन आई विल से दैट देयर आर पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हमें अच्छा अपसाइड दिख रहा है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। And I would not say that it's the kind of returns that we have seen over last 4-5 years कि वैसे रिटर्न्स आएंगे, मगर स्टिल इट इज़ अ डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस विद इन सर्टन पॉकेट्स जो आप बना सकते हैं मार्केट्स में अभी भी। मतलब कि फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि महंगे मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक्स निकाल के इन्वेस्ट करना है उनमें। एब्सोल्युटली। ओके, तो वैसे आज मैं ज़्यादा बात आपसे करूँगा स्मॉल कैप फंड पर, क्योंकि मुझे आपका स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है पर्सनली। बट उससे पहले अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंट की, आपने कहा कि मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ऐसे में यदि हम बात करें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, तो कहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कौन सा सेगमेंट महंगा लग रहा है, ये बताइए आप। सो फ्रॉम अ रिलेटिव स्टैंड पॉइंट, राइट, लार्ज कैप अभी भी थोड़ा सा मोर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज है। स्मॉल कैप इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज। ओके, So small cap, I would say, is very expensive today overall as an aggregate basket. ठीक है। But जैसे मैंने कहा कि large cap में भी pockets of opportunities है, small cap में भी pockets of opportunities है। Okay. So how do you take those opportunities जहाँ पे growth tailwinds है अभी भी? क्योंकि small cap, if you look at the classification जैसे होता है इंडिया में आज, top 100 stocks large cap है, 150 after that is mid cap, और उसके बाद जितने भी stocks है सारे small cap stocks है। तो एक यूनिवर्स जो स्मॉल कैप का है बहुत बड़ा है। इवन इफ आई टेक मीनिंगफुल मार्केट कैप मतलब 2000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, डिसेंट लिक्विडिटी, एटलीस्ट 2 करोड़ की लिक्विडिटी, अगर वो भी बास्केट में देखूं तो 800 से 900 स्टॉक है दैट फिट्स दैट मार्केट कैप एंड लिक्विडिटी क्राइटेरिया। सो अभी भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप, और काफ़ी सारे निश अपॉर्चुनिटीज़ है जो लार्ज एंड मिड कैप में नहीं है। इवन इन फाइनेंशियल, बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो लार्ज एंड मिड में नहीं है। काफ़ी सारे कैपिटल गुड्स सेगमेंट है जो लार्ज एंड मिड में नहीं है। काफ़ी सारे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जो लार्ज एंड मिड में नहीं है। सो काफ़ी सारे निश अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और अभी भी वहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है जहाँ पे आप पोजीशन करके
अपॉर्चुनिटीज़ का आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, फ्यूचर रिटर्न्स. सो एक अपॉर्चुनिटी सेट इज लार्ज, निश एंड पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वैल्यूएशन आपके साइड पे है. तो 3 बातें मुझे समझ में आई. पहली बात कि स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है. Sure. दूसरी बात, उसमें से भी कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जा सकते हैं अगर आप मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पूरा मार्केट अच्छा नहीं करे, पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा नहीं भी करे, तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल है. तीसरी बात आपने कहा कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो बिना स्मॉल कैप को इंक्लूड किए हुए आप सभी सेक्टर्स में एलोकेशन नहीं पा सकते, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ जहां पर स्मॉल कैप में ज़्यादा स्कोप है जो कि लार्ज कैप मिड कैप में नहीं है. राइट. तो ऐसे में डेफिनेटली अगर आप ये कह रहे हैं महंगा है, तो इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में इस वक्त पर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक तो है कि SIP तो कर ही सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट किसी को थोड़ा सा पैसा आया हुआ है अभी, उसे भी इन्वेस्ट करें या फिर रुकें? कैसा पोटेंशियल है वो मुझे बताइए फिर आप. जी, स्मॉल कैप में पोटेंशियल इज देयर और एक एलोकेशन बनना चाहिए हर एक पोर्टफोलियो ठीक है. सो अगर आप एलोकेटेड नहीं है वो स्पेस में या कम एलोकेशन है, देन यू कैन लुक एट एलोकेटिंग. ठीक है. मगर आज का आपका जो भी एलोकेशन भी है, यू नीड टू क्वेश्चन दैट एज वेल. ठीक है. कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट करके, ये स्मॉल कैप एक रिस्की सेगमेंट है ऑफ द मार्केट, राइट. वहाँ पे कंपनीज की हिस्ट्री कम है, अननोन है, मैनेजमेंट कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट साइकिल्स में, वो ज़्यादातर जानना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हिस्ट्री कम है. तो एक अलग से आप रिस्क ले रहे हैं वो सेगमेंट में, राइट. ग्रोथ है ऑफ कोर्स, बट रिस्क भी है. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोस रिस्क, और उस रिस्क के छोड़ के आप कहीं ना कहीं ओवर्ट रिस्क नहीं ले रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी का रिस्क या फिर क्वालिटी या गवर्नेंस का रिस्क, वो सब जानना स्मॉल कैप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका एलोकेशन नहीं है, यू शुड हैव एन एलोकेशन, बट यू हैव टू क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम राइट एलोकेशन ले रहे हैं, आर वी इन्वेस्टेड इन द राइट वे और नॉट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे लगता है कि अगर आपका एलोकेशन नहीं है, यू शुड एलोकेट. और कहीं ना कहीं हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी भी मिलेगी. सो इफ़ यू वांट, यू कैन एवरेज आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इवन इफ़ यू हैव जीरो एलोकेशन, फॉर एग्जांपल कोई नया चालू कर रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक एक 5% 10% एलोकेशन बना के चलना इज़ डिज़ायरेबल, क्योंकि वहाँ पे एंड दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. यहाँ पे आप स्मॉल कैप में आ रहे हो, यू कैन ओनली रीप बेनिफिट्स इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 5-10 ईयर्स. जैसे हमने ग्रोथ देखा है, जैसे वेल्थ क्रिएशन रियली देखा है, लाइक मल्टी बैगर्स हमने जो देखे हैं स्मॉल कैप में, विच इज़ नॉट देयर इन मिड एंड स्मॉल कैप, मिड एंड लार्ज कैप. सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म कमिट करके, सही तरीके से इन्वेस्ट करके, यू कैन क्रिएट वेल्थ विच यू आर लुकिंग फॉर व्हेन यू आर टेकिंग दैट रिस्क इन द स्मॉल कैप्स. मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि स्मॉल कैप ने जो रिटर्न्स दिए पिछले कुछ समय में जी, तो उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स के मन में डेफिनेटली एक ये भी है कि हमें करना है इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस की जो हम बातें कर रहे हैं या दिखाई दे रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसिव है, तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि करें कि नहीं करें. तो इसके लिए जो आपने भी बताया कि हाँ, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी है तो उसमें तो फिर सोचने की ज़रूरत है नहीं. पोर्टफोलियो में नहीं है तो भी थोड़ा लोकेशन लिया जा सकता है, लेकिन फिर आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए, तभी वो आपके लिए शायद ये स्ट्रेटजी काम कर पाएगी. चलिए अब आते हैं आपकी फिलॉसफी, आपकी स्ट्रेटजी पर कि स्मॉल कैप को आप कैसे मैनेज करते हैं. क्या आपकी फिलॉसफी है, यानी कि पोर्टफोलियो को आप वेल डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं या फिर आप हाई कन्विक्शन वाले सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो मुझे उस पर आप बताइए. जी, सो हमारी कोर फिलॉसफी है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड गार्प अप्रोच. एस गार्प हम जिसे बोलते हैं, सस्टेनेबल गार्प, राइट. आज सब गार्प तो करते हैं, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस करते हैं, मगर ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चरल सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी लुक एट. तो कई कंपनी में कहीं शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आ गई, तो वो कंपनी के लिए इन द शॉर्ट रन वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी होती है. इवन अ स्मॉल ऑर्डर एनी कंपनी गेट्स, क्योंकि वो कंपनी की साइज़ इतनी छोटी है, इट कैन बी अ गुड ग्रोथ इन द वेरी नियर टर्म, मगर क्या वो सस्टेन करेगा? एंड मार्केट विल ओनली गिव वैल्यूएशन टू कंपनीज जहाँ पे वो सस्टेनेबल ग्रोथ होंगी. ओके. So you will have to look at structural growth opportunities, sustainable growth opportunities,
which are available at a reasonable valuation. Okay. So क्या just because of growth, अगर मुझे कोई upside नहीं दिखता है वो stock में, should I invest because of there is growth in that segment? अगर पूरा का पूरा upside या growth potential priced है आज और या overpriced in certain segments जो हम देख रहे हैं आज market में, should you participate? We will not risk investor capital जहाँ पे growth is already priced into that and जहाँ पे कोई upside नहीं है उधर. So from that metric is what we look at. Sustainable growth मिलना चाहिए at a reasonable valuation that leaves upside on the table. तो वैसे ही stocks में हम include करेंगे. Second thing is if you are investing in small cap, right? आज जो हम typical problem देख रहे हैं कि you allocate to certain stocks but you don't have enough allocation to that kind of stocks. Like काफ़ी सारे stocks है जो 100 stock portfolio, 200 stock portfolios है, वहाँ पे average allocation 1%, 0.5% हो जाता है. जो मुझे लगता है कि अगर आपको conviction है वो growth opportunity पे, वो एक sub optimal allocation हो जाता है. अगर आधा टका आपका allocation है कोई stock पे और वो stock double भी होता है, you are just adding 0.5% return to the overall portfolio, right? तो ये उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है in terms of the conviction or the view that you have on the stock. So हमारा मानना है कि हर एक स्टॉक जहाँ पे आपका इन डेप्थ स्टडी है, you have conviction on that stock, तो you should have at least 2% allocation to that stock. तो 60-70 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहे लगभग. मुझे लगता है हमारे हिसाब से 40 to 60 स्टॉक पोर्टफोलियो इज़ अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, इज़ एन आइडियल पोर्टफोलियो. इसलिए हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में भी हमने लिमिट किया है नंबर ऑफ स्टॉक्स टू 60 स्टॉक्स. अच्छा. सो वी विल नेवर गो अबव 60 स्टॉक्स. सो यू विल गेट अ वेरी हाई कन्विक्शन, well researched, optimal allocated portfolio as opposed to suboptimal allocation. Okay. So that is the main thing that the way we have shaped the fund today. तो आपको बहुत कम स्टॉक्स दिखेंगे जो 2% के नीचे allocated है हमारे पोर्टफोलियो में, और जो भी है जहाँ पे याद हो we are entering the stock or exiting the stock. Okay. That only will go below 2%. अच्छा, अगर हम बात करें एलोकेशन की, क्योंकि एज पर मैंडेट टोटल एसेट का 65% मिनिमम आपको एलोकेट करना है स्मॉल कैप ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स में और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, तो यहाँ पर जो बाकी 35% है, आप क्या बिलीव करते हैं कि भी स्मॉल कैप में ही रहना चाहिए या फिर आप मिड कैप लार्ज कैप में भी एलोकेशन लेते हैं समय समय पर? वैसे तो फंड बहुत पुराना नहीं है, पर जो भी 1.5 साल के आसपास हो गया है, तो कैसी रही आपकी स्ट्रेटजी? वो एक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ साथ में, आप दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा. दूसरी बात क्या होती है कि जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर क्योंकि बियॉन्ड 250 जो टॉप स्टॉक्स हैं, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, उसके बाद जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप में आ जाते हैं. तो यदि बेंचमार्क की बात करें BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो वो तो एक चॉइस है कि 215 स्टॉक्स में से आप सेलेक्ट करेंगे, बट उसके बियॉन्ड हमने माइक्रो कैप कहें या फिर आप स्मॉल कैप कहें, तो क्या आप उनमें से भी स्टॉक्स पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो में? जी, जैसे मैंने कहा कि हमारा बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जहाँ पे हमें हमारे रिसर्च के बाद अपसाइड दिखता है, रीजनेबल अपसाइड दैट रिवॉर्ड्स फॉर द रिस्क दैट वी टेक इन टू दैट स्टॉक, वी विल बी हैप्पीली इन्वेस्टेड. हम इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे वो स्टॉक्स में मिनिमम 2%, जैसे मैंने कहा. जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा भी एलोकेशन रखते हैं, 3 to 4%. सो 2 to 4% का रेंज है, एंड डिपेंड्स ऑन उनकी कंपनी की स्ट्रक्चरल ग्रोथ कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स कैसा है, उसके हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं. मगर स्मॉल कैप में जब भी अपॉर्चुनिटी होगी, वी विल ऑलवेज बी इनटू स्मॉल कैप. दैट्स द फिलॉसफी, राइट? वी आर इन्वेस्टर का मैंडेट हमें ये है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है. सो टू द एक्सटेंट वी हैव अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल कैप, we will be happily invested into small caps. ठीक है. मगर अगर opportunities नहीं आती है, तो we don't mind having some good allocation, good stocks within the mid and small, large cap as well. And beyond 250 small cap index की हम बात. Absolutely. So small cap, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा यूनिवर्स है. 250 is just a starting. उसके बाद भी काफ़ी niche opportunities हैं जो available है, and you need a large coverage to get into that. So overall हमें लगता है कि beyond 250 and a good meaningful market cap and liquidity,
is the ideal universe. Okay. So we think that anything about 2000 crore market cap and a minimum 2 crore liquidity is investable universe हमारे हिसाब से small cap के लिए. Okay. So you call it micro cap, you call it by any name, मगर ये अपॉर्चुनिटी सेट हम देखते हैं फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछना इसलिए भी सही समझा, हम जब बात करते हैं माइक्रो कैप फंड की तो मार्केट में मतलब माइक्रो कैप इस सेगमेंट में बहुत फंड्स नहीं हैं, और मैं सच बोलूँ तो एक ही फंड है, वो भी पैसिव फंड है माइक्रो कैप. लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में माइक्रो कैप का एलोकेशन देखा जाता है. तो एज अ फंड मैनेजर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आप क्या उसमें बिलीव करते हैं और किया जा सकता है, जो आप बोल रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो पैसा वहां से बनता है. सेबी का कोई डेफिनेशन नहीं है करेक्ट करेक्ट. आज उनके हिसाब से सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और ये सारे वो तो निफ्टी का क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स, तो इसके लिए उस पर भी फंड आया है. बट हम देखें तो स्मॉल कैप के अंदर माइक्रो कैप का एलोकेशन, वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप भी है बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर वो करेक्ट. तो फिलॉसफी बहुत सिंपल है. हम जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ओनली टुडे बट अगर समझो हमारा फंड 5,000 करोड़ भी हो गया, वी डोंट वांट टू बी मोर देन 5% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज व्हाट वी सी. Second is there enough liquidity for us to enter and exit stock without having a impact cost or a large impact cost? और वो हमारे हिसाब से मिनिमम 2 crore liquidity criteria and minimum 2000 crore market cap, ये दोनों चीज़ satisfy करते हैं. अगर आपका फंड 5-6,000 crore हो गया तो भी ये दोनों चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट में रखें तो you will be true to label in terms of liquidity and not being a large owner of a company. Got it. सो वो दो सेफगार्ड बहुत एसेंशियल होते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में, और हम आज के साइज के हिसाब से नहीं देखते हैं. अगर फंड स्केल होता है तो भी यू विल सी द सेम ट्रेड, सेम लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ द फंड दैट यू सी टुडे. ठीक है, मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप जैसे कह रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्शन जो है वो आपका मतलब पहली बात तो यह है अगर ज़रूरत पड़ी तो आप स्मॉल कैप के अलावा लार्ज मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आपका फोकस जो है वो ट्रू टू लेवल आपका स्मॉल कैप में रहेगा. और स्मॉल कैप में सिर्फ इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं, बट आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं और जाते होंगे मेरे हिसाब से, राइट. बट आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है जो आप जो रिसर्च करते हैं, तो स्मॉल कैप में अगर मैं जान सकूँ आपसे तो कितने स्टॉक्स का आपका यूनिवर्स है? सो ओवरऑल अगर मैं 360 डिग्री से चालू करूं तो टोटल मैंने कहा कि 4,500 स्टॉक स्मॉल कैप में आप रिसर्च करते हैं नहीं स्टॉक में. आई विल कम टू दैट. सो 4,500 करोड़ 4,500 स्टॉक्स का ये यूनिवर्स है पूरा. इसमें अगर मैं जैसे मैंने कहा मीनिंगफुल मार्केट कैप, मीनिंगफुल लिक्विडिटी निकाल दूं तो भी 900 से ज़्यादा स्टॉक है. नाउ यू हैव टू सी कि हम बॉटम अप रिसर्च करते हैं हर एक कंपनी, बट कोई कंपनी वैक्यूम में काम नहीं करती है. There is an overlay of economy, there is an overlay of country, there is overlay of policy making, government, sector that influences companies. So overall एक macro से you start to get some ideation of structural growth कि कौन से segment में आप structural growth देख सकते हैं, right? वहाँ पे हमारा macro research है, हमारा thematic research है in terms of क्या long term themes है. हमें मालूम है कि इंडिया will continue to grow at 6.5% real GDP, 6.5 to 7 for a very long term, right? जो लास्ट 40 साल में हमने ग्रोथ देखी है, नेक्स्ट 20 साल में भी उसके आसपास ही ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की. सो विद दैट ग्रोथ, विद द चेंजिंग इकोनॉमी, क्या सेक्टोरल टेलविंड्स आएंगे इंडिया में. फ्रॉम दैट वी स्टार्ट विद आइडिएशन एंड अवर रिसर्च एनालिस्ट जो भी स्मॉल कैप कवर करते हैं, दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन. अगर आप वेडनेसडे हमारे ऑफिस में आएंगे, यू विल सी अ रूम फुल ऑफ एनालिस्ट. 20 से 25 लोग एक साथ बैठ के डिबेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या लग रहा है वो स्टॉक में, क्या इम्पैक्ट करेगा स्टॉक को, क्या पॉजिटिव ड्राइवर्स है, क्या नेगेटिव ड्राइवर्स है. और वहाँ से कनेक्ट होते हुए, डॉट्स कनेक्ट होते हुए वी गेट टू आइडिएशन के क्या हमें कवरेज में भी लाना चाहिए. सो वी कवर अबाउट 450 प्लस स्टॉक्स एज अ टोटल यूनिवर्स. उसमें से स्मॉल कैप सेगमेंट में वी विल बी अराउंड 250 स्टॉक्स and we keep getting new companies under coverage. So active coverage is continuously increasing for us. We intend to reach around 450 stocks in total from an active, क्योंकि active coverage में काफ़ी सारे stocks बाहर जाएंगे, काफ़ी सारे stocks नहीं आएंगे. You have to keep modifying as you see the economy.
So overall, this is how we drill down from 4,500 to 900 stock to 450 stocks to 250 stocks that are meaningful from a small cap research coverage perspective. और उसमें से हम बनाते हैं पोर्टफोलियो ऑफ 25 to 60 स्टॉक्स के बीच का. सो यस, इट्स अ रिगरस टास्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू डेस्क रिसर्च. हम सिर्फ कंपनीज के नंबर्स देख के उनको इवैल्यूएट नहीं करते हैं. हमारे एनालिस्ट जाके चैनल चेक्स करते हैं, कंपनीज को मिलते हैं, प्लांट्स देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से बात करते हैं टू एनालाइज कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इन्वेस्टेबल है कि नहीं है. कहीं ना कहीं वो बाइनरी आउटकम हो जाता है. यू कैन प्राइज अ फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क, यू कैन नॉट प्राइज ए गवर्नेंस और क्वालिटी रिस्क. वो गवर्नेंस और क्वालिटी रिस्क है, बाइनरी रिस्क हो जाता है. और वहाँ पे वी वुड नॉट टेक एनी चांसेस. कहीं पे भी हमें सस्पेक्ट गवर्नेंस लगता है तो हम वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. क्वालिटी इज नो कॉम्प्रोमाइज, नॉन नेगोशिएबल. और उसके लिए भी हम काफ़ी सारे ग्राउंड चेक करते हैं टू एनालाइज मोर देन 200 पैरामीटर्स ऑन अ कंपनी. और आज से नहीं करते हैं, 1996 से करते हैं एज अ ग्रुप. 1996 से हमने इवॉल्व किया एक इंटेग्रिटी स्क्रीन, जहाँ पे 200 से ज़्यादा पैरामीटर आज जज होते हैं हर एक कंपनी के, टू एनालाइज वो कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है. उसमें फाइनेंशियल्स अलग छोड़ दीजिए आप, क्वालिटी ऑफ अ कंपनी. लोग बोलते हैं कि रिटर्न रेशियोज, ग्रोथ, वो बताता है कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की. हमें लगता है कि वो तो एक वन साइड ऑफ द पहलू है. काफ़ी सारे क्वालिटी चेक्स आते हैं, जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कैसे डील किया है. हमारा एक मानना है कि कहावत है कि वंस यू शेक हैंड्स विद समवन, इफ यू डोंट गेट योर 5 फिंगर्स बैक, डोंट शेक हैंड्स विद दैट पर्सन अगेन. ऑब्वियसली. सो वो हम इन्वेस्टमेंट में लाते हैं. कहीं ना कहीं वो कंपनी ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा नहीं किया है, तो हम वो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कंपनी बदल गई है. मैं सोच रहा था, मतलब आपसे बात की आज और इससे पहले भी मैंने जब भी बात की फंड मैनेजर से, तो एक बात निकल कर आती है, जब कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो इतनी बातें सोचता नहीं है, स्टॉक का कोई भी लगा टिप मिली इन्वेस्ट कर डालता है. पर जब आप लोग दूसरों का पैसा मैनेज करते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो इसके बारे में कि वो स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए. तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट एक बात तो कॉमन निकल कर आती है कि फंड मैनेजर्स या फंड हाउसेस जिस तरह से मैनेज करते हैं तो वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. तो आपने एक बात तो कही कि क्वालिटी की आपने बात की, बट उसके अलावा और क्या क्राइटेरिया होता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप ये जो 40-50 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स से फिल्टर होते होते आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आते हैं, और क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सो फैक्टर्स में एक तो डीप डाइव होता है हर एक कंपनी के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स का, राइट. फाइनेंशियल्स में वो कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ क्या लग रहा है हमें, एस्टिमेट्स ऑफ ग्रोथ, हमें क्या लगता है उनके एक्सपेंसेस कैसे बढ़ेंगे, उनके ओवरऑल मार्जिन्स कैसे शेप अप होंगे, उस वजह से हमें क्या बाय एंड सेल प्राइस आता है, राइट. तो हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें अपसाइड नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं. उसका मतलब क्या होता है कि एक प्रेडिक्टेबल आउटकम इन्वेस्टर के लिए आता है. अगर हमें मिनिमम रिटर्न नहीं मिलता है वो स्टॉक में, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. वी विल वेट टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक अ रीजनेबल रिटर्न ऑन दैट स्टॉक. अच्छा, ठीक है. ऑफ कोर्स वी मे मिस सर्टेन स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहाँ पे अपसाइड नहीं दिख रहा है, एंड डिस्पाइट दैट इट कैन गो अप, बट दैट इज अ रिस्क एलिमेंट दैट वी डोंट वांट टू गेट इनटू. So overall, this is the main thing that we are looking at for any active managed fund and quantum. ते हमारे रिसर्च से अगर हमें विजिबल अपसाइड नहीं दिखता है वो स्टॉक पे, वी विल नॉट इन्वेस्ट इनटू दैट स्टॉक. और उसका 20 ईयर का हिस्ट्री हमारा इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऑन द स्टॉक एंड देयरफॉर ऑन द पोर्टफोलियो, और क्या एक्चुअल आउटकम आया है, दोनों की एक्यूरेसी और कोरिलेशन अगर देखेंगे, सो इट्स मोर देन 80% कोरिलेशन. सेइंग दैट वी may have gone wrong sometimes, and sometimes it's because of macro reasons like global financial crisis आ गया, तभी इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं आया था. इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट इम्पैक्टेड. खाली क्या चेंज हुआ था, FIIs वर एग्जिटिंग,
और उससे मार्केट वेंट डाउन बाय 50%। कोविड में ऑफ कोर्स देयर वाज एन इम्पैक्ट, बट वी एनालाइज दैट इम्पैक्ट, वी ट्राई टू प्राइस इट and say, is still there an upside on the stock? Got it. So that is the main thing that we bring into the table in terms of the upside potential that we look at, and that translates to a very predictable outcome for investors. आज लोग FD में डालते हैं, 230 lakh crore lies in FDs today, right? वो वहाँ पे इतना पैसा क्यों है? It's because of the predictability और known return जो इन्वेस्टर को मिलता है. Can we translate that into a predictable equity outcome over the long run? एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट वो कंपेयर तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे तो गारंटीड है, यहाँ सब्जेक्ट टू मार्केट परफॉर्मेंस है, जैसी परफॉर्मेंस होगी। मगर अगर आप सिर्फ अपसाइड देखते हैं और अपसाइड एक्यूरेट आता है फ्रॉम एटलीस्ट एट अ बास्केट लेवल, एट अ पोर्टफोलियो लेवल, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि दिस इज बैंकेबल परफॉर्मेंस, दिस इज सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, एंड दैट इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल एज कॉन्फिडेंस। देखिए, आपके अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो फंड का साइज छोटा है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसका जो सक्सेस है सभी ने शायद टेस्ट नहीं की है। बट अगर हम देखें फैक्ट शीट और जो जानकारी है, मतलब सिंस इंसेप्शन फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो एक तो अपने क्वालिटी पर ध्यान दिया, आपने कहा स्टॉक सिलेक्शन, और बहुत उस पर आप मेहनत करते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए कि जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, ग्रोथ एक चीज़ है, प्लस अगर हम डाउन साइड की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर भी हम ये समझेंगे क्वालिटी आप बिकॉज उस पर बिलीव करते हैं इसके लिए, या कुछ और बातें भी हैं कि आप किस तरह से रिस्क मैनेज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि कभी मार्केट में कभी शार्प करेक्शन आया या ऐसा कुछ हुआ तो भी कम से कम डाउन साइड नुकसान जो हो कितना कम हो सके उसे कैसे आप मैनेज करते हैं? सितंबर के बाद हमने देखा एक काफ़ी शार्प करेक्शन आया, स्पेशली इन स्मॉल कैप्स, तो वहाँ पे भी आवर परफॉर्मेंस वाज मच बेटर, राइट। उसके पहले का फेज था, वहाँ पे लिक्विडिटी सेंटिमेंट सब ड्राइव कर रहे थे, तो हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था वो फेज़ में। बट जब से वो रिस्क आया और उसके बाद जो रिकवरी भी आया, इन बोथ फेजेस वी हैव डन वेल। सो कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि वैल्यूएशन का जो कंफर्ट हमारे पोर्टफोलियो में होता है, दैट लीड्स टू, प्लस द क्वालिटी एंड हाई गवर्नेंस कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में होता है, जब भी पैनिक होता है मार्केट में, राइट, quality and high governance company shines. Okay. Because market तभी रिस्क देख के वो सब स्टॉक्स में चेस करता है, मोमेंटम चला जाता है। और आप ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं मोमेंटम फैक्टर? नहीं, मोमेंटम पे ज़्यादा, क्वालिटी में ज़्यादा भरोसा करते हैं, और अपसाइड, विजिबल अपसाइड, वो एक हमें अच्छा खासा कुशन देता है इन टर्म्स ऑफ फॉल। अगर वैल्यूएशन में कंफर्ट है, इतना हाई वैल्यूएशन नहीं है, जब मार्केट गिरता है तभी हाई वैल्यूएशन वाली चीज़ें गिरती है ज़्यादा। वैल्यूएशन, क्वालिटी, ये दो फैक्टर हमें वो रिस्क मैनेज करने में बहुत काम करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आज की बात करें, जब मार्केट एक्सपेंसिव वापस हो चुका है, राइट, 34 टाइम्स ट्रेलिंग पीई पे चल रहे हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो का ट्रेलिंग पीई इज 27 टाइम्स, मच लोअर देन स्मॉल कैप इंडेक्स। और अगर ग्रोथ की बात करें तो हाँ, ये मुझे आप बता रहे थे पहले, जरा मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप का जो पीई है या प्राइस टू बुक है वो डेफिनेटली थोड़ा महंगा है। तो ऐसे में आप अपने फंड का पीई, अपने फंड का प्राइस टू बुक रेशियो जो कह रहे हैं कि वो उससे काफ़ी कम है, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है? क्योंकि अगर आपकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं तो मतलब आपका रिस्क कम हो जाता है। बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझाइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ये सब ना थोड़े मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटा छोटा पैसा लगा रहे हैं, डरते भी हैं, पैसा बनाना भी है ना मार्केट से, तो वो कैसे होता है और क्या इसको फ़ायदा मिलेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, लार्ज कैप का पी अराउंड 22 टाइम्स के आसपास चल रहा है। स्मॉल कैप का पीई, जो ट्रेलिंग पीई बोलते हैं, जो आज के हिसाब से पी है, वो अराउंड 34 टाइम्स है। हमारे पोर्टफोलियो का पी इज अराउंड 26-27 टाइम्स। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ग्रोथ, आप पिछले के आज के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनीज जो है और एग्रीगेट पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल के लिए कैसा होगा,
तो हमारे पोर्टफोलियो का ग्रोथ एज डिसाइडेड बाय अदर एनालिस्ट, नॉट आवर ओन assumption, बट अदर एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट, उनके हिसाब से हमारे जो कंपनीज है और उस वजह से हमारा पोर्टफोलियो का ग्रोथ 24% अर्निंग्स ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, 24% केगर ग्रोथ। एंड इंडेक्स का देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 15% ग्रोथ। सो एक तो महंगा कम है, सिग्निफिकेंटली चीपर देन द मार्केट, प्लस अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल जो मार्केट कैप्चर करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स वो ज़्यादा है। उस वजह से अगर पेग रेशियो PE फॉर द ग्रोथ दैट यू आर बाइंग इनटू is much cheaper than the market. Market का around 1.48 times peg है, forward peg. हमारे portfolio का forward peg is 0.8 times. So even cheaper, less than 1. और 1 भी है तो you are paying equally for the growth that you are getting. 0.8 is 20% discount. तो आपको, आप मान लीजिए अगर कहीं सेल लग रही है और अगर आपको 20% डिस्काउंट में चीज़ मिल रही है, people will buy. Similar thing is here that it is at 20%. अगर मार्केट से देखें तो it's nearly 40-50% discount than the market. Market is 1.48. We are at 0.8. So it is a very large discount to the market in terms of future growth potential. So ये valuation comfort जो है हमारे portfolio में, plus the quality and high governance companies है, that's a great combination. Across the funds है या small cap को लेकर आप ज़्यादा सतर्क हैं? नहीं, हम वैल्यूएशन को एक अच्छा इंपॉर्टेंस देते हैं अक्रॉस आवर फंड्स, अक्रॉस आवर एक्टिवली मैनेज फंड्स। सो कहीं ना कहीं हमें वो विजिबल अपसाइड चाहिए फॉर अस टू बाय इनटू दैट स्टॉक। वी विल नॉट माइंड अगर ग्रोथ है एंड टू पे अ रीजनेबल वैल्यूएशन फॉर दैट ग्रोथ। वी विल बी ऑलवेज माइंडफुल कि हम क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं उस स्टॉक के लिए, and that gives us an edge, especially when you're not being swayed by liquidity, sentiment, momentum. वो सब नहीं आता है। You are fundamentally investing into the right companies. You are fundamentally supporting or buying that growth for a cheaper value, और वहीं पे long term sustainable returns बन के आते हैं। Understood. नहीं, आपने बहुत सारी बातें बताई अपने फिलॉसफी के बारे में ओवरऑल और स्मॉल कैप फंड को लेकर। मुझे उम्मीद है कि शायद और ज़्यादा इन्वेस्टर्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो जो सक्सेस हमने देखी है, हालांकि टाइम बहुत कम हुआ है और हम जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में ऐसी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं तो शायद आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस बनी रहे और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे इससे हटकर एक बात आपसे करनी थी कि हम जब पहले मिले थे तो आपने एक 12-20-80 एक फॉर्मूला बताया था, और अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में हम गोल्ड को एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज़ करते हैं, छोटा एलोकेशन करते हैं। तो आप उस वक्त पर काफ़ी गोल्ड के बारे में पॉजिटिव थे और फॉर्चुनेटली वो आपका जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही रहा। गोल्ड ने काफ़ी खुश किया इन्वेस्टर्स को। तो क्या अभी भी आप अपना जो फॉर्मूला है 12-20-80 उस पर कायम है? और अगर आप बताना चाहें गोल्ड के बारे में भी कि आगे क्या आउटलुक है संक्षिप्त में, लेकिन वो जो आपका फॉर्मूला है 12-20-80 तो वो कैसे आगे काम कर सकता है? इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में, और कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं चलता है कि किस में कितना इन्वेस्ट करें। तो एक सिंपल अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रखनी है तो 12-20-80 एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। 12-20-80 क्या कहता है कि 12 महीने के खर्चे, आपके जितने भी खर्चे हैं वो आप कहीं ना कहीं सेफ जगह पे रख दीजिए, या तो एकदम सेफ लिक्विड फंड में, FD में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि सेफ है, वहाँ पे कोई कैपिटल लॉस नहीं आएगा, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके कैश फ्लोज में कुछ भी ऊपर नीचे हो, आपकी जॉब रहे, बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करे ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है वो इम्पैक्ट ना हो, उनको आपको चेंज ना करना पड़े। सो अगर आपको लगता है कि 12 कम है, आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, तो 24-36 महीने के खर्चे भी आप रख सकते हैं सेफली। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं 80% इक्विटी में और 20% गोल्ड में रख दीजिए।
लेकिन ऐसा नहीं, इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि जिन्होंने गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, हाँ। उल्टा बहुत फायदा हो गया। See, हर एक एसेट का एक साइकिल होता है। सही बात है। हर एक एसेट की एक ज़रूरत होती है पोर्टफोलियो में, और उस वजह से इंक्लूड करना चाहिए, ना कि देखिए कि लास्ट परफॉर्मेंस क्या आया है। सो 80% अगर इक्विटी में रखें और वहाँ पे भी एक डाइवर्सिफाइड बास्केट रख ले, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है विद इन दैट बकेट। एंड आपको जो ग्रोथ आती है इक्विटीज़ में, वेल्थ क्रिएशन जो आती है, उसका फ़ायदा हो सके। मगर अगर इक्विटीज़ फॉल्टर करता है, जैसे हमने काफ़ी टाइम पे देखा है, कोविड में देखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा है, 2013 के टेपर टैंट्रम में देखा है कि मार्केट सडनली गिर सकते हैं, और जब भी मार्केट्स गिरे हैं तभी जनरली गोल्ड ने अच्छा किया है। सो अगर एक इंजन नहीं चलता है तो आपको दूसरा इंजन चाहिए ताकि आपका प्लेन क्रैश ना हो। गॉट इट। नहीं, पर पिछले कुछ समय में ऐसा हो गया है कि हस्बैंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, वाइफ गोल्ड में करती है, और वाइफ कह रही कि नहीं मेरा हो गया आपका 12-20-80। मेरी चॉइस बेटर रही है, और गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है कई जगह पर इक्विटी को। बट एनीवे, आई एग्री विद यू कि अगर हम एक प्रोफेशनली डिसाइड करें पोर्टफोलियो, तो इक्विटी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पोटेंशियल रखती है आउट परफॉर्म करने का। तो पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विटी, डेट, गोल्ड, उसका एलोकेशन होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। अच्छा, आपने फंड को लेकर तो बहुत सारी बातें बताई, अपना स्टाइल और फिलॉसफी बताई। हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई आप वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक फॉर्मूला या एक टिप देना चाहें तो क्या होगी वो? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और एक एसेट एलोकेशन बना के चलिए। आई थिंक यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सो काफ़ी सारे हमने देखा है कि उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट्स में, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड क्राइसिस, या कहीं ना कहीं शॉक्स आ जाते हैं, जैसे हमने वॉर देख रहे हैं मिडल ईस्ट में आज। सो कहीं ना कहीं शॉक्स आते रहेंगे, मगर आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे, अच्छी एलोकेशन बना के रखेंगे, तो आई थिंक यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। और हमने देखा है कि ये 12-20-80 जैसे फॉर्मूला है, जैसे पंकज जी भी बताएंगे आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। आई थिंक दोज आर द टाइम टेस्टेड वेज, जहाँ पे आपको कोई भी मार्केट सिनारियो हो, आपकी नींद अच्छी रहेगी। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ के मेरा पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद दैट, और आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ताकि आपकी ट्रू फॉर्म में वेल्थ क्रिएशन हो। सो आई थिंक एसेट एलोकेशन, और उनको टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कीजिए। आई थिंक दैट्स द क्रक्स टू क्रिएट वेल्थ ओवर द लॉन्ग रन। तेजी में लालच नहीं करना है और मंदी में घबराना नहीं है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिसर्च, अगर आप रिसर्च नहीं है, किसी के कहने पे आप कर रहे हैं, आई थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ट्रू। नहीं, वो बात तो समझ में आई, मतलब जो आपने भी बताया, और ये मैंने पहले भी चर्चा की है फंड मैनेजर से, कि इतना आसान नहीं होता है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना। एक फंड मैनेजर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ऐसे सुनी सुनाई बातों के ऊपर, या किसी ने एडवाइस कर दिया आप एक स्टॉक बाय कर लीजिए, वो चल भी जाता है कई बार, वो बात अलग है। लेकिन जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनली एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगती है। चिराग जी, आपने आज समय निकाला अपने मतलब बिजी टाइम में से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई ओवरऑल मार्केट के बारे में, प्लस आपके फंड के बारे में। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके सभी फंड्स, और स्पेशली स्मॉल कैप फंड जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, और अच्छा परफॉर्म करें, और ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस फंड। हालांकि एनएफओ नहीं है, पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद अभी भी बहुत इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं उसका फ़ायदा सबको मिले। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो आज हमने चिराग जी से बात की, उनकी फिलॉसफी को लेकर, मार्केट के बारे में जाना, और क्वांटम स्मॉल कैप फंड पर हमने विशेष तौर पर बात की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो क्वांटम के फंड्स को लेकर, ओवरऑल मार्केट को लेकर, या क्वांटम स्मॉल कैप फंड को लेकर, तो आप फिर पोस्ट करते हैं, मैं कर सकते हैं अपने सवाल और सुझाव। मैं फिर से चिराग जी से मिलकर उसके आंसर भी उनसे लेकर आप तक पहुंचा सकता हूं। आज के बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है।
योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।